नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए मित्रों, अभी अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था अर्शकालीन एवं बाद के भारत के संपूर्ण पार्ट का अपन ने अध्ययन किया था RBSC की किताब 7th क्लास का। और अभी अपन पढ़ेंगे उसके जो नोट्स बन रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके जो भी इससे पार्ट के अंदर से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन रहे हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत ही अपने यूजफुल वीडियो होने वाला है। देखिए कितने अच्छी तरीके से अपन तैयारी कर रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जो पीछे वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, हमारी दृष्टि से कोई पार्ट छूटे नहीं, तो पहले उसका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, बाद में अपन नोट्स पढ़ते हैं। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो राजवंश थे, उन राजवंशों के काल में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई। तो देखिए इस काल में संस्कृत भाषा में विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखे गए, जिसमें माघ द्वारा शिशुपाल वध, सारवी द्वारा कीर्तार्जुनीयम, कलण की राजतरंगिणी, जयदेव का गीत गोविंद प्रमुख हैं। इस काल में स्वतंत्र राजवंशों के शासकों ने अनेक सुंदर भवनों एवं मंदिरों का जो निर्माण कराया, जिनमें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंभौर के दुर्ग, राजस्थान के आबू पर्वत तथा देलवाड़ा के सफ़ेद संगमरमर मंदिर के जैन मंदिर आदि बनाए गए। संगमरमर के जैन मंदिर आदि बनाए गए। चित्रकला के क्षेत्र में खूब उन्नति हुई। दीवारों पर पशु पक्षियां, वृक्षों लताओं के सुंदर चित्र बनाए गए। देखिए तो ये वह है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और ये नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और ये रणथंभौर दुर्ग का चित्र दिया गया है। सम्राट हर्ष के बाद उत्तर एवं दक्षिण भारत के अनेक स्वतंत्र राजवंशों का काल वीर गाथाओं का काल था। राजनीतिक अस्थिरता के होते इस काल में भारतीय कला एवं संस्कृति साहित्य की खूब उन्नति हुई, जो आज हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं। देखिए इनकी कुछ शब्दावली है, जैसे राजेंद्र प्रथम के बारे में अपन पढ़ते हैं। गंगे कोंड, मैंने अभी बताया था इस पीछे वाले वीडियो में, गंगे कोंड मतलब गंगा के क्षेत्र का विजेता। निरंकुश शासक है, तानाशाह शासक, संरक्षण है, सुरक्षा। देखिए इनके कुछ क्वेश्चन हैं, तो अपन जो छोटे क्वेश्चन है उनको पढ़ें। जयदेव की कृति का नाम क्या है? तो जयदेव की कृति का क्या नाम है आपको बताना है, अभी इस वीडियो के कमेंट पे आपको करके बताना है। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन सा था? दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख राजवंश कौन सा था? तो देखिए इनमें से ये आपको बताना। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अपन नोट्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए अपन थानेश्वर के बारे में पढ़ रहे थे। अर्श के थानेश्वर राजवंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी। देखिए इस किताब में प्रभाकर वर्धन के बारे में लिखा गया, लेकिन इस जो वंश की स्थापना की थी वो पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश भी इसको बोला जाता है। और इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती, और पुत्र थे राजेंद्र वर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री का नाम था राजश्री। ये इनके मोस्ट बिंदु हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु की थी बंगाल का शासक था शशांक द्वारा। देखिए मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नहीं की गई, इसकी मृत्यु की गई थी, हत्या की गई थी बंगाल के शासक शशांक द्वारा। तो 606 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाने के बाद में शासक बनता है हर्षवर्धन। 606 ईस्वी में शासक बना, अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। समकालीन शासक हुए थे इनके कुछ, जो दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक था, और मालवा का देवगुप्त इनका जो समकालीन हुआ करता। इनके 2 पुत्र थे, वाघवर्धन एवं कल्याणवर्धन। मंत्री था अरुणाश्रार, जिसने इनके पुत्रों की हत्या कर दी थी। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण बिंदु है। सैनिक अभियान है, बंगाल, पंजाब, चालुक्यों के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। वल्लभी जो चालुक्यों के द्वारा जो हर्ष हार गए थे। वल्लभी, सिंधु, नेपाल, उड़ीसा पर इनके सैनिक अभियान रहे।
अर्श की धार्मिक नीति के बारे में अपन पढ़ते हैं तो अर्श प्रारंभ में सूर्य का उपासक था, बाद में शिव का बन गया था, बाद में ये बौद्ध बन गया था। धर्म सम्मेलन, अर्श के धर्म सम्मेलन, चीनी यात्री अवेनसांग को अध्यक्ष बनाया था अपने धर्म सम्मेलन में। 23 दिन तक ये धर्म सम्मेलन चला था। अन्य यात्री भी आए थे, लियांग हुआई, जिनकी अपने को अध्ययन करने को मिलता है इनके। कुंभ के मेले का शुरुआत जो है, कुंभ के मेले की शुरुआत जो अभी कुंभ का मेला चलता है मित्रों, उस कुंभ के मेले की शुरुआत कहा जाता है कि अर्श के द्वारा ही की गई थी। तो चलिए आगे है प्रयाग सभा। प्रयाग सभा क्या थी? प्रति 5 वर्ष के अंतराल में एक सभा का आयोजन करवाते थे अर्श, उस सभा को प्रयाग सभा कहा जाता था। उसको मोक्ष परिषद भी कहते थे। 6ठी प्रयाग सभा का आयोजन हुआ था 743 ईस्वी में। 5 वर्ष की संपत्ति अपनी सभी दान कर देता था। और इनके सिलाई के कुछ सिक्के मिलते हैं जो सोने के सिक्के, उनके ऊपर हर्षदेव लिखा हुआ मिलता है। अर्श का नाम हर्षदेव मिलता है मित्रों। घुड़सवार का चित्र मिलता है। हर्षश्रित में भी अर्श का नाम हर्षदेव मिलता है। सोनीपत मोहर पर एक बेल की आकृति मिलती है, जिसके इनके राज्य को परिपूर्ण एक संपन्न राज्य का जो दृष्टि से अपन देख सकते हैं। नालंदा की मोहर में इसको महाराजा धीराज कहा गया है अर्श को। इनके जो दरबार में लेखक हुआ करते थे, हालांकि ये खुद एक विद्वान था। हर्षश्रित इनके ऊपर लिखी गई एक जीवनी है हर्षश्रित, जो बाण भट्ट के द्वारा रचित है। हर्षवर्धन खुद के द्वारा 3 रचनाएं की गई हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। याद रखिए मित्रों, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये नोट्स अपन पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बिंदु ही अपन पढ़ रहे हैं। गीत गोविंद, गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। और कादम्बरी की रचना की थी बाण भट्ट ने। और एक हरिदत्त नाम का एक विद्वान और था जो अर्श के दरबार में हुआ करते थे। प्रशासन, इनके प्रशासन को मतलब राज्य को इन्होंने 3 भागों में बांट रखा था। प्रांतों, प्रांतों के बाद में भुक्तियों और विषयों में, प्रांतों, भुक्तियों और विषयों में 3 भागों में डिवाइड था। और इनके राज्य में कर भी वसूल किए जाते थे। 3 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। भूमि कर को भाग कर बोला जाता था, नगद कर को ऋण बोला जाता था, और अतिरिक्त कर को बलि बोला जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 100 से अधिक गांवों को दान कर दिया था। 100 से अधिक गांवों का दान कर दिया था। आगे नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय उत्तरकालीन गुप्तों ने 5वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का मंदिर हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। 8 कॉलेज थे यहाँ पर, और ये 3 पुस्तकालय थे यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रत्न सागर, रत्नादायी और रत्न रंजक 3 पुस्तकालय हुआ करते थे। फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रत्न सागर, रत्नादायी और रत्न रंजक क्या है। 100 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे और 1500 से अधिक अध्यापक यहाँ पर थे, ऐसा कहा जाता। हालांकि इसमें 8 कॉलेज थे, बहुत विशाल ये नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका एवं उत्तर भारत से यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। प्रमुख विषय यहाँ पर जो अध्ययन करवाया जाता था, वेदों का तर्क विद्या, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय एवं आदि की यहाँ पर जो पढ़ाई करवाई जाती थी। हर्षवर्धन के समय इनका बहुत सम्मान बढ़ गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत आश्चर्य मिला था, प्रश्रय मिला था यहाँ पर हर्ष के काल में। अब है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत में पहला राजवंश है राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वंश है राष्ट्रकूट वंश। इनका राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र में हुआ करता था। नर्मदा नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र में हुआ करता था। यहाँ पर इनका जो हुआ करता था, प्रारंभ में ये चालुक्यों के अधीन थे। इसका शासक हुआ था दंती दुर्ग ने। चालुक्यों से अपने राज्य को जीता था 753 ईस्वी में। याद रखिए दोस्तों, 753 ईस्वी में। देखिए मित्रों, कई मित्रों के मेरे कमेंट आते हैं कि हमारे को इतिहास के मतलब जो सन वगैरह याद नहीं होते। देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कोई ट्रिक है इनको बात अपन कहना चाहेंगे कि जब भी आप इतिहास को पढ़ो तो इतिहास को सिर्फ अपने ज्ञान के लिए मत पढ़ो, मतलब सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, उसको रटन विधि से मत पढ़ो। इतिहास को पढ़ना है उसको गहराई से
जानकारी मतलब इकट्ठा करने के लिए अपने को पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। उनके पुराने जो राजवंश है, पुराने युद्ध हैं, उनके बारे में अपने को जानना है, बहुत अधिक विश्लेषण करना है, तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। अपन ऊपरी ऊपरी पढ़ेंगे तो कतई इतिहास मतलब अपने को याद नहीं होगा। उनको मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, अपने को अपने जीवन शैली में उतारना है उनको। तो देखिए, दंती दुर्ग ने चालुक्यों से जीता था। पराक्रमी शासक हुए थे कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद और अमोघ वर्ष यहाँ के इस वंश के, राष्ट्रकूट वंश के बहुत ही पराक्रमी शासक हुए थे। अगला है चालुक्य वंश। नर्मदा नदी के दक्षिण में और कृष्णा नदी तक इनका शासन हुआ करता था। चालुक्यों का संघर्ष इनका राष्ट्रकूटों से और पल्लवों से चलता रहता था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था मित्रों, चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक हुआ था। विक्रमादित्य 753 में राष्ट्रकूटों से पराजित हुए थे। ये 753 में चालुक्य जब भी राष्ट्रकूट मतलब आजाद हो गए थे 753 में, और 973 ईस्वी में पुनः राज्य प्राप्त किया था इन्होंने, मतलब राष्ट्रकूटों ने इनके ऊपर आक्रमण करके छीन लिया था और 973 ईस्वी में इन्होंने पुनः प्राप्त किया था। और हैदराबाद के मध्य कल्याणी को इन्होंने राजधानी बनाया था। अभी ये छोटा सा गांव है कल्याणी, इनको इन्होंने मतलब राजधानी बनाया था। पुराने जमाने में बहुत इनका महत्व हुआ करता था। पल्लव वंश दक्षिण भारत का प्राचीन वंश है। सबसे प्राचीन वंश की बात की जाए तो पल्लव वंश सबसे प्राचीन वंश है। महेंद्र वर्मन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे। महेंद्र वर्मन जो इनका जो शासक हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में चालुक्यों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था वापस, और संघर्ष इनका चलता रहता था चालुक्यों से। देखिए मित्रों, आपको अगर सख्त जरूरत हो इन नोट्सों की तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको मतलब नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों और सोल शासकों द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूटों और सोलों ने मिलकर इनके ऊपर आक्रमण किया था। और 885 में सोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा पल्लव राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया और पल्लव वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। सोल और राष्ट्रकूटों ने मिलकर इनके ऊपर 885 में आक्रमण किया था और इन वंश का क्या हो गया, अंत हो गया था। अगला है सोल वंश। सोल वंश कृष्णा एवं कावेरी नदी के बीच में समुद्र तट पर हुआ करता था। कई बार पूछा गया है। राज्य का विस्तार 867 ईस्वी में विजयालय द्वारा किया गया था। इनका शासक हुआ था प्रतापी शासक विजयालय। विजयालय द्वारा पल्लवों की अधीनता से मुक्त करवाया था सोल को। आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को पराजित कर कांची पर अधिकार किया था 885 में, जो अपना अभी पीछे पड़ा था। जो आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश अपराजित वर्मा, देखिए उस समय पूछा जा सकता है कि आदित्य प्रथम ने पल्लवों पर आक्रमण किया तो उस समय पल्लवों का जो शासक कौन हुआ करता था, अपराजित वर्मा। इनके बहुत प्रतापी शासक हुए थे राजेंद्र प्रथम, जो 1012 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। संपूर्ण दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया था। कलिंग व बंगाल को भी विजय किया था इन्होंने। गंगा तट को विजय किया था, इसलिए इन्होंने गंगे कौंड की उपाधि धारण की थी। जल सेना से बंगाल एवं बंगाल की खाड़ी बर्मा को विजय किया था। अब इन राजवंशों की शासन व्यवस्था देखो, राजा तो इनमें सर्वोपरि हुआ करता था। पल्लव वंश का देखो राज्य कैसे, राष्ट्र कैसे बनता था, कोटम एवं ग्रामों से कोटम बनते थे, कोटम से राष्ट्र बनता था। और सोलों के जो नाडु है, नाडु से मंडल से राष्ट्र बनता था। जिसी प्रकार से तमिल प्रदेश को तमिलनाडु, इसी पर ये सोलों के हुआ करते थे। नाडु जो प्रदेश हुआ करते थे वो सोलों के हुआ करते थे। अगला है राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कानेरी विश्वविद्यालय बहुत मतलब दक्षिण में बहुत फले फूले। काशी एक विद्या का केंद्र हुआ करता था। तमिल भाषा में कम्बन रामायण का उल्लेख मिलता है। विरूपाक्ष मंदिर जो वातापी में है, चालुक्यों के द्वारा निर्मित है विरूपाक्ष मंदिर। अगला है महाबलीपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम का मंदिर है दोस्तों सेनई में तमिलनाडु सेनई में जो वर्धनों द्वारा इनका मतलब वर्धन वंश द्वारा महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण करवाया था। और एलोरा का कैलाश मंदिर ये है महाराष्ट्र में मित्रों, महाराष्ट्र के मालखेड़ा के पास राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है एलोरा का कैलाश मंदिर। अगला है होसबल का मंदिर। होसबल का मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास है। तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास है। अगला है वर्देश्वर मंदिर। वर्देश्वर मंदिर
तंजौर में, तंजौर जो कि तमिलनाडु में। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि धातु की नटराज मूर्ति जो कहाँ पर मिलती हैं, वो मिलती है वरदेश्वर के मंदिर में। यहाँ पर देव चित्र भी मिलते हैं। 16 शासकों का विशेष योगदान रहा है। 16 शासकों का कला एवं संस्कृति में बहुत विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने बहुत मतलब इनको आगे बढ़ाया, संस्कृति को और कला संस्कृति को बहुत ही इन्होंने आश्रय प्रदान किया। अगला है उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश 8वीं से 12वीं शताब्दी की अपन बात कर रहे हैं। पहला था प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ था राजा मिहिर भोज। बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था। उत्तर भारत को, संपूर्ण उत्तर भारत को इन्होंने विजय किया था। 840 ईस्वी में शासक बने थे। 50 वर्षों तक शासन किया था। विदेशी शक्तियों को भारत में आने से रोका, जो सिंध की तरफ से विदेशी शक्तियां आ रही थी उनको। गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक था संदरदेव। प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर आक्रमण किया। अंतिम शासक हुआ था जयचंद गढ़वाल। 1170 ईस्वी में शासक बना था और लगभग 1192 ईस्वी में ये जो गौर वंश का मुहम्मद गोरी से ये हार गया था। कन्नौज पर मुहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया था। गढ़वाल वंश समाप्त हो गया था और मुहम्मद गोरी वही मुहम्मद गोरी है जैसे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और जयचंद गढ़वाल ने भी धोखा किया था और मुहम्मद गोरी का साथ दिया था, लेकिन मुहम्मद गोरी के हाथों से वापस इन्हें ही हारना पड़ा था। चौहान वंश राज्य हुआ था करता था इनका अजमेर और सांबर में। प्रथम शक्तिशाली शासक हुए थे विग्रहराज, जिसको विसल देव कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुए थे। 1182 ईस्वी में संदेल शासक परमारदी देव, जो जिसको परमाल शासक कहा जाता है, उनसे ये पराजित हुए थे। इनको पराजित किया था, परमारदी देव संदेल को पराजित किया था 1182 में जो पृथ्वीराज तृतीय द्वारा। 1191 में अफगान के गौर शासक मुहम्मद गोरी को पराजित किया था और 1192 में ये हार गए थे मुहम्मद गोरी से। अगला है गोइल वंश। प्रथम शासक हुए थे श्री गोइल, जिसके द्वारा स्थापना की गई थी। प्राक्रमिक शासक हुए थे बप्पा रावल प्रथम। बप्पा रावल व नागभट्ट ने सिंध को अरब आक्रमणकारियों से मुक्त करवाया था। यही वंश सिसोदिया वंश कहलाया आगे चलकर। इनके प्रतापी शासक हुए थे राणा हमीर, क्षेत्र सिंह, मोकल, राणा कुंभा, राणा संगा और महाराणा प्रताप है राणा राज सिंह के, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए थे। आगे संदेल वंश। इन वंशों के बारे में कभी मित्रों टाइम मिला तो डिटेल में अपन जरूर पढ़ेंगे, लेकिन जो क्लास 7th की दृष्टि से इतना ही दिया गया। संदेल वंश का एक शासक हुआ था परमारदी देव संदेल, जिसके बहुत ही प्रतापी जो सामंत थे आला और उदल, जोड़ी के नाम से पहचाना जाता है, आला और उदल। आगे है परमार वंश। परमार वंश का शासक हुआ था राजा भोज, बहुत ही प्रतापी शासक। सोलंकी वंश मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, उस समय वहाँ का शासक था, शासन वहाँ पर हुआ करता था सोलंकी वंश का। पाल वंश। पाल वंश विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? पाल वंश के द्वारा। अगला है सेन वंश। सेन वंश में एक जो बहुत ही कवि हुआ करते थे जयदेव, जिनकी कृति है गीत गोविंद। अब इनकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। इनकी शासन व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश हुआ करती थी। सामंत प्रथा प्रचलित थी। ग्राम पंचायतों जो राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त हुआ करती थी। साहित्य एवं कला, ये तो थी शासन व्यवस्था, लेकिन इनके जो काल में साहित्य एवं कला को क्या प्रश्रय मिला, क्या आश्रय मिला? देखिए, शिशुपाल वध की रचना की थी महाकवि माघ द्वारा। कीर्तार्जुनियम की रचना की थी सारवी द्वारा। कीर्तार्जुनियम कई बार सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ये कई बार साथ में भी पूछे गए। कीर्तार्जुनियम की रचना की थी सारवी द्वारा। राजतरंगिणी की रचना की थी कलहण के द्वारा, कलहण। और गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव के द्वारा। देखिए मित्रों, कभी शॉर्ट ट्रिक के पीछे कभी नहीं पढ़ना है। शॉर्ट ट्रिक अपने को शॉर्ट रास्ता ही बताती है, अपन शॉर्ट ही रहते हैं। देखिए, कभी भी पढ़ो तो उसको मतलब बिल्कुल फैक्ट के साथ पढ़ो और बिल्कुल एकदम इमेज बनाकर पढ़ो। अपने दिमाग में इमेज याद रहना चाहिए। जैसे गीत गोविंद की रचना जयदेव, ऐसे अपने दिमाग में आना चाहिए। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो वो भी कोणार्क उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर पुरी, वो भी उड़ीसा में है। ये मतलब इनके नोट्स थे इन्हें हर्षकालीन एवं बाद के भारत के कुल। अब इनके अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इनके जो क्वेश्चन आंसर जितने भी हो रहे हैं, कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसी प्रकार से अपन अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।